हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए हम लेकर आए हैं एक मॉडल पेपर जो बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर सेकंड है, इसका मॉडल पेपर यानी कि इसमें इस वीडियो में हम 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो एकदम आपके जो है एग्ज़ाम पैटर्न पे आधारित है। तो 100 महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये मॉडल पेपर है, आप इस वीडियो को अंत तक देखना और अपना फीडबैक देना मत भूलना, ताकि आपके लिए हम और वीडियो लाएं और आपकी तैयारी को और अच्छा स्वरूप प्रदान करें। तो आप अच्छे से इसको रिवाइज करते रहिए, बार बार बाकी वीडियो जो पिछले वीडियो अपलोड हुए हैं उनको देखते रहिए, अपना रिवीजन लगातार जारी रखिए और इसी तरह हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल पेपर की, यानी कि 100 महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पेपर फर्स्ट का है, पेपर सेकंड है सॉरी। तो इसमें हमने कुछ करेक्शंस भी किए हैं, जैसे इजी नोट्स और एग्जाम प्लानर के कुछ प्रश्न हैं उनको भी इसमें जो उसमें गलत है तो उसमें हमने शामिल किया है इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखना और उससे उतना ही प्यार देना जितना पिछले वीडियोस को दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, ताकि आने अगले लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, बीएड सेकेंड ईयर का मॉडल पेपर है, इसके 100 महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको हम अपने फॉर्मेट में यानी कि ज़्यादा आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम कवर करेंगे। तो इसके बाद जो वीडियो नेक्स्ट आएगा दोस्तों, उसमें हम सेकंड पेपर की जितनी भी परिभाषाएं हैं, कथन हैं, जितने विद्वानों ने दिया है, उस वीडियो में हम सेकंड वीडियो इसके बाद जो आएगा उसमें हम कवर करेंगे। तो आप लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके, आपका स्कोर बहुत अच्छा जाए। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि वुड्स के अनुसार मानव के निर्धारक तत्व हैं। वुड्स के अनुसार मानव के निर्धारक तत्व कौन से होते हैं? तो मूल्य होते हैं। ये वुड्स ने कहा है कि मानव के निर्धारक तत्व मूल्य होते हैं। अगला है कि शिक्षा संपूर्ण समाज की क्रिया है। ये कथन है, किसका है? तो ओटावे ने कहा है। ओटावे ने क्या कहा है कि शिक्षा संपूर्ण समाज की क्रिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों। ये 100 क्वेश्चन हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से बनाए हैं, चुने हैं आपके लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसको ध्यान से समझिए। शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है शिक्षक को, शिक्षार्थी को, पाठ्यक्रम को या विद्यालय को। तो शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षार्थी को माना जाता है। किसको? शिक्षार्थी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन में सम्मिलित होता है। मूल्यांकन में सम्मिलित होता है क्या? मापन, परीक्षण या दोनों? तो मूल्यांकन में जो होता है तो दोनों सम्मिलित होते हैं, मापन भी सम्मिलित होता है और परीक्षण भी सम्मिलित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, कौन सी? क्रमबद्धता, विश्वसनीयता, वैधता या असहभागिता। तो कौन नहीं है? तो असहभागिता, यानी कि मूल्यांकन की विशेषता असहभागिता नहीं है। अगर हम सहभागिता नहीं लेंगे या सहयोग नहीं करेंगे तो मूल्यांकन हो ही नहीं पाएगा। तो इससे दो क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो, पहला बन रहा है कि मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, कौन नहीं है? तो असहभागिता नहीं है, एक ये बन गया। और दूसरा पूछ लिया गया कि कौन कौन सी मूल्यांकन की विशेषताएं हैं, तो कौन सी हो जाएंगी? क्रमबद्धता, विश्वसनीयता और वैधता, ये मूल्यांकन की विशेषताएं हैं और असहभागिता नहीं होगी। तो इसमें से दो क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि क्रमबद्धता, विश्वसनीयता और वैधता मूल्यांकन की विशेषताएं हैं, और ऑप्शन में अगर असहभागिता भी दिया है तो वो क्या है? विशेषता उसकी नहीं है। तो दो क्वेश्चन इस प्रश्न से बन गए। अगला प्रश्न है कि बार बार अनेक लोगों द्वारा मूल्यांकन किए जाने पर उसके निष्कर्षों में कोई अंतर न निकले तो यह मूल्यांकन की कौन सी विशेषता कहलाएगी या कौन सी विशेषता को दर्शाएगी? तो क्या होगा? तो विश्वसनीयता। कौन सी विशेषता? तो विश्वसनीयता। यानी बार बार अनेक लोगों द्वारा मूल्यांकन किए जाने पर उसके निष्कर्षों में कोई अंतर न निकले तो यह मूल्यांकन की विश्वसनीयता, कौन सी विशेषता? विश्वसनीयता को दर्शाएगी, दर्शाता है। ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अगला है कि सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन का चयन करें तो क्या है? मापन एवं मूल्यांकन एक दूसरे से स्वतंत्र हैं? ये नहीं है, क्योंकि मापन एवं मूल्यांकन का क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है? पूरक है। मापन एवं मूल्यांकन एक दूसरे के पूरक हैं, तो अलग है ही नहीं, स्वतंत्र हो ही नहीं सकते। अगला है कि मापन मूल्यांकन का एक हिस्सा है, तो या मूल्यांकन मापन का हिस्सा है, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? मापन मूल्यांकन का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? मापन जो है मूल्यांकन का एक हिस्सा है, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, आगे है कि मूल्यांकन की व्यापकता के अंतर्गत आते हैं। मूल्यांकन की व्यापकता के अंतर्गत आते हैं कौन से क्षेत्र?
ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी कि अब आपको इसमें पता होना चाहिए कि मूल्यांकन की व्यापकता के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो ये 3 बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जिनमें से है ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और क्रियात्मक क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत मुख्य क्षेत्र हैं जो मूल्यांकन की व्यापकता के अंतर्गत आते हैं। अगला है कि शैक्षिक मूल्यांकन व मापन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। इसमें से 2-3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किसने किया था या कब किया था, या शैक्षिक मूल्यांकन व मापन शब्द जो है उसके जनक कौन है। तो आपके 2-3 प्रकार से प्रश्न इस क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन दिया है कि शैक्षिक मूल्यांकन व मापन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो किसने, आरबी कैटल ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कब किया था, 1880 में। और इसके दूसरे टाइप से पूछा जा सकता है कि शैक्षिक मूल्यांकन व मापन शब्द के जनक कौन हैं। तो फिर भी कौन होंगे, आरबी कैटल होंगे। तो ये 3 टाइप से इस प्रश्न के क्वेश्चन 3 बन सकते हैं। तो इसलिए आप अच्छे से इसको समझते रहिए। आगे बढ़ते हैं कि मूल्यांकन व मापन का व्यापक रूप से विश्लेषण करने का श्रेय किसे जाता है। किसे जाता है, तो बीएस ब्लूम को। या बीएस ब्लूम ने क्या किया, मूल्यांकन व मापन का व्यापक रूप से विश्लेषण किया। तो श्रेय किसको जाता है, तो बीएस ब्लूम को जाता है। और अगला है कि मूल्यांकन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। किस अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, तो इवैल्यूएशन का। इवैल्यूएशन का क्या है, हिंदी रूपांतरण है। और इसका अर्थ क्या होता है, अंतिम निर्णय। इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, अंतिम निर्णय होता है। इसके 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इवोल्यूशन है, अंतिम निर्णय है और मूल्यांकन है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगला है कि वार्षिक परीक्षा उदाहरण है किसका। तो वार्षिक परीक्षा किसका उदाहरण है, तो योगात्मक मूल्यांकन का। वार्षिक परीक्षा किसका उदाहरण है, योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है। वो योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण क्या है, वार्षिक परीक्षा। इससे भी 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर योगात्मक मूल्यांकन को उठा लेंगे या वार्षिक परीक्षा को उठा लेंगे। तो आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए ताकि आपका गलत ना हो। अगला है कि मापन का संबंध बालकों के किस पक्ष से होता है। किस पक्ष से होता है, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष या कोई नहीं। तो जो मापन होता है, मापन मतलब मूल्यांकन जो होता है, तो उसका संबंध बालकों के किस पक्ष से होता है, तो ज्ञानात्मक पक्ष से होता है। किस पक्ष से, ज्ञानात्मक पक्ष से होता है। ना तो क्रियात्मक पक्ष, ना ही भावात्मक पक्ष, और डी तो होगा ही नहीं। तो किस पक्ष से, तो ज्ञानात्मक पक्ष से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है किस विधि द्वारा, मौखिक विधि द्वारा, लिखित विधि द्वारा, प्रायोगिक विधि द्वारा या उपयुक्त सभी। तो जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसका मूल्यांकन किया जाता है यानी उपयुक्त सभी विधि द्वारा, जिनमें शामिल हैं कौन कौन सी, मौखिक विधि भी शामिल है, लिखित विधि भी शामिल है और प्रायोगिक विधि शामिल है। तो यानी कि तीनों, मौखिक, लिखित और प्रायोगिक विधि, तीनों विधि क्या है, ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो छात्रों का सर्वांगीण विकास है, यानी कि व्यापक है। यानी कि पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है, व्यापक रूप से व्यापक है इसका क्षेत्र, और इसका जो है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना इसका मुख्यतः उद्देश्य होता है। और पाठ्यक्रम का क्षेत्र कैसा, कितना होता है, व्यापक क्षेत्र होता है इसका, यानी कि जिसमें छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 16 नंबर है कि पाठ्य पुस्तकों के लाभ में नहीं आता है। क्या नहीं आता है, शिक्षण योजना बनाने में, सामूहिक शिक्षण में उपयोगी, गृह कार्य में सहायता, बालकों के सर्वांगीण विकास में। यानी कि पाठ्यपुस्तकों के लाभ में नहीं आता है कौन, कि पाठ्यपुस्तकों के लाभ, यानी कि क्या नहीं आता, बालकों के सर्वांगीण विकास में, ये पाठ्यपुस्तकों के लाभ में नहीं आता है। बाकी कौन कौन से आते हैं पाठ्यपुस्तकों से, तो शिक्षण योजना बनाने में आसानी होती है, पाठ्यपुस्तकों से सामूहिक शिक्षण में उपयोगी होती पाठ्यपुस्तकें, और पाठ्यपुस्तकें क्या करती हैं, गृह कार्य में सहायता करती हैं। सिर्फ पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं वो बालक का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकती हैं। तो उसके लिए क्या होती है, शिक्षक की एक ज़रूरत होती है जो बालक को क्या करता है, उसके लिए तैयार करता है। तो ये सही नहीं होगा। बाकी जो 3 हैं, शिक्षण योजना बनाना, सामूहिक शिक्षण और गृह कार्य में सहायता, ये सभी पाठ्य पुस्तकें करती हैं। अगला है कि स्लाइड कितने प्रकार की होती है। स्लाइड कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, साधारण स्लाइड, फोटोग्राफिक स्लाइड और कंप्यूटर। यानी कि ये 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें से कोई दे दिया गया कि किस प्रकार की स्लाइड है, तो इस स्लाइड का क्या काम है, या स्लाइड कितने प्रकार की होती है,
तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि स्लाइड कितने प्रकार की होती है। 3 कौन कौन सी? साधारण स्लाइड, फोटोग्राफिक स्लाइड या कंप्यूटर स्लाइड। अगला प्रश्न है कि दृश्य श्रव्य सामग्री है। दृश्य श्रव्य सामग्री है, तो हमने पिछले वीडियोज़ में बात की है कि दृश्य श्रव्य सामग्री कौन सी होती हैं, श्रव्य सामग्री कौन सी होती हैं और दृश्य श्रव्य सामग्री कौन सी होती हैं। तो इसमें जो है दृश्य श्रव्य पूछा गया है, जिसे हम सुन सकते हैं और देख सकते हैं। तो टेलीविज़न से सुन और देख दोनों सकते हैं, तो ये हमारी दृश्य श्रव्य सामग्री हो गई। और इसमें जो दिया है श्रव्य सामग्री, सिर्फ श्रव्य सामग्री, तो वो क्या है? रेडियो। रेडियो सिर्फ श्रव्य सामग्री और सिर्फ ओनली दृश्य सामग्री कौन सी हो जाएगी? तो वो मॉडल और चार्ट। मॉडल और चार्ट जो है सिर्फ क्या है? दृश्य सामग्री हो जाएंगी, और रेडियो सिर्फ श्रव्य सामग्री हो जाएगी, और टेलीविज़न जो है दृश्य और श्रव्य दोनों सामग्री हो जाएंगी। तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन जो हैं बन जाएंगे इस प्रश्न से, आप अच्छे से इसको समझ लीजिए। अगला है कि शिक्षण प्रक्रिया के कितने चर होते हैं? तो शिक्षण प्रक्रिया के 3 चर होते हैं। स्मिथ के अनुसार 3 चर होते हैं। कौन कौन से? शिक्षक, छात्र और पाठ्यवस्तु। लेकिन जो जॉन डीवी ने कहा, तो जॉन डीवी के अनुसार जो है शिक्षक प्रक्रिया के 2 चर होते हैं। जॉन डीवी ने किसे माना? तो 2 माना, शिक्षक और छात्र को माना। लेकिन स्मिथ के अनुसार 3 होते हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया के मुख्यतः 3 चर ज़्यादा प्रचलित हैं, जिनमें से है शिक्षक है, छात्र है और पाठ्यवस्तु है। यानी कि तीनों क्या हैं? शिक्षण प्रक्रिया के चर हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा। इससे भी कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। अगला कि शिक्षण प्रक्रिया का चर नहीं है, कौन सा? शिक्षक, छात्र, पाठ्यवस्तु या कक्षा। तो अभी हमने ऊपर बात की, तो कौन सा नहीं होगा? तो कक्षा जो है शिक्षण प्रक्रिया का चर नहीं होगा। चर मतलब वेरिएबल, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पाठ्यक्रम के उद्देश्य हैं। पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, ये पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है। बालक का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना, ये भी पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है। सभ्यता और संस्कृति का हस्तांतरण, ये भी क्या है? पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है। तो ये तीनों क्या है? पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं। अगला है दिया है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि किस नाम से जाना जाता है। और कनिंघम की परिभाषा लिखिए। पाठ्यक्रम की कनिंघम की परिभाषा आप भी इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं को किस नाम से जाना जाता है और पाठ्यक्रम की कनिंघम की परिभाषा। आप ये दोनों जो है प्रश्न के आंसर जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि क्या पाठ्यक्रम की कनिंघम की परिभाषा क्या है और पाठ्य सहगामी क्रियाओं को अन्य किस नाम से जाना जाता है। हम आगे बढ़ते हैं, आप इनका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षण है, शिक्षण क्या है? कला एवं विज्ञान है, दोनों है। यानी कि जो शिक्षण है, एजुकेशन, वो क्या है? कला एवं विज्ञान दोनों है। इसका राइट आंसर है। लेकिन कहीं कहीं इजी नोट्स और उसमें एग्जाम प्लानर में गलत दिया है। कहीं पर सिर्फ उसे आर्ट बता दिया गया है, कहीं पर साइंस बता दिया गया है। लेकिन शिक्षण जो है कला एवं विज्ञान दोनों है, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि अगर पूछ लिया गया क्वेश्चन कि शिक्षण क्या है, तो आप बताएंगे कला एवं विज्ञान दोनों है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शिक्षक एवं छात्र में के माध्यम से अंतःक्रिया होती, किसके माध्यम से अंतःक्रिया होती है? तो पाठ्य वस्तु के माध्यम से। और शिक्षक एवं छात्र के मध्य जो अंतःक्रिया होती है वो पाठ्य वस्तु के माध्यम से होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? एक पक्षी, द्विपक्षी, त्रिपक्षी या कोई नहीं? तो शिक्षण जो है त्रिपक्षी प्रक्रिया है। त्रिपक्षी प्रक्रिया है। कैसे शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? त्रिपक्षी। त्रिपक्षी कैसे? यानी कि 3 पक्ष होते हैं, जिनमें से शिक्षक होता है, फिर छात्र होता है और फिर क्या होता है? पाठ्यक्रम होता है। यानी कि ये 3 चर होते हैं, जिसमें से शिक्षण की प्रक्रिया में क्या होता है? आसानी होती है। इन तीनों के माध्यम से ही शिक्षण प्रक्रिया संपूर्ण होती है, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। ये इसीलिए इसे क्या कहते हैं? त्रिपक्षी प्रक्रिया कहते हैं। अगला है कि प्रभावशाली शिक्षण में छात्रों का विकास होता है आंशिक पक्षों का, सभी पक्षों का, किसी पक्ष का नहीं है, केवल तार्किक विकास का। तो प्रभावशाली शिक्षण में छात्रों का क्या होता है? तो सभी पक्षों का विकास होता है। छात्रों का कैसा विकास? तो सभी पक्षों का। यानी कि प्रभावशाली शिक्षण में छात्र का क्या होता है? सर्वांगीण विकास होता है। अगला एक शिक्षण प्रक्रिया का पक्ष है, कौन सा? संकेत एवं चिन्ह, भाषा विज्ञान, शिक्षण का तर्क, उपयुक्त सभी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष क्या है? संकेत एवं चिन्ह भी हैं, भाषा विज्ञान भी है और शिक्षण का तर्क। तो ये तीनों क्या हैं? राइट आंसर हो जाएंगे, तीनों सही उत्तर हैं।
और फिर कह रहा है कि शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र चर होता है। शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र चर होता है। कौन होता है स्वतंत्र? तो शिक्षक होता है। अगर शिक्षक स्वतंत्र नहीं है, किसी के दबाव में, अगर वो दबाव में किसी के कार्य कर रहा है, तो शिक्षण प्रक्रिया क्या होगी? सही से नहीं हो पाएगी और छात्र अच्छे से सीख नहीं पाएगा, जिससे क्या होगा? उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक का जो है स्वतंत्र होना बहुत ही आवश्यक है। स्वतंत्र चर होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र चर शिक्षक होता है। अगला है कि शिक्षण प्रक्रिया में आश्रित चर किसे कहते हैं? तो आश्रित चर जो होता है वो छात्र होता है। यानी छात्र किसके ऊपर आश्रित होता है? तो शिक्षक के ऊपर आश्रित होता है। तो शिक्षक पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से क्या करता है? पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्र का सर्वांगीण विकास करता है, उसे शिक्षण प्रक्रिया में शामिल करता है। तो आश्रित चर छात्र होता है। अगला है कि प्रभावशाली शिक्षण हेतु शिक्षक का प्रथम कार्य क्या है? प्रभावशाली शिक्षण हेतु शिक्षक का प्रथम कार्य क्या है? तो क्या होता है? प्रथम कार्य तो निदान होता है। यानी उनकी समस्या का, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका क्या होता है? निदान होता है। प्रथम कार्य उसका निदान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मूल्यांकन का कार्य होता है। मूल्यांकन का कार्य होता है, क्या होता है? उपचारात्मक कार्य की प्रभावशीलता की जांच करना। मूल्यांकन का कार्य क्या होता है? उपचारात्मक कार्य की प्रभावशीलता की जांच करना। तो ऑप्शन नंबर ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया गया। मूल्यांकन का कार्य क्या होता है? तो आप बताएंगे कि उपचारात्मक कार्य की प्रभावशीलता की जांच करना। ये इसका सही हो जाएगा। अगला है कि प्रभावशाली शिक्षण की समस्या नहीं है, यानी नहीं है, इसका बहुत ध्यान रखना। पूछ लिया कि कौन सी समस्या है और कौन सी नहीं है, दो टाइप से पूछे जा सकते हैं। तो आप क्या बताएंगे कि प्रभावशाली शिक्षण की समस्या नहीं है। तो कौन सी नहीं है? क्या बड़ी कक्षाएं, श्रेणी रहित विद्यालय, समूह शिक्षण या व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान। तो पहला क्वेश्चन बन रहा है कि प्रभावशाली शिक्षण की समस्याएं हैं, कौन सी हैं? तो बड़ी कक्षाएं, जिनसे बड़ी कक्षाएं होंगी तो उसमें प्रभावशाली शिक्षण नहीं हो पाएगा। या श्रेणी रहित विद्यालय, ये ऐसे विद्यालय में भी क्या है? प्रभावशाली शिक्षण की समस्याएं होती हैं। समूह शिक्षण, यानी कि प्रभावशाली समूह में क्या होता है? प्रभावशाली शिक्षण नहीं हो पाता है, इसलिए बच्चों की संख्या सीमित होनी चाहिए। तो ये तीन जो है प्रभावशाली शिक्षण की समस्याएं हैं। और कौन नहीं है? तो व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान, ये जो है प्रभावशाली शिक्षण की समस्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है, आप इन तीनों को भी समझते चलिए और इसको भी समझते चलिए। अगला है कि गृह कार्य का प्रयोग किया जाता है। गृह कार्य का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए। क्या है अधिगम? क्या है? लर्निंग, यानी कि सीखना। सीखने को प्रभावशाली बनाने के लिए गृह कार्य का प्रयोग किया जाता है। तो गृह कार्य का प्रयोग किया जाता है, कौन करता है गृह कार्य? तो छात्र करते हैं। तो छात्रों को अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए गृह कार्य का प्रयोग किया जाता है। और छात्र गृह कार्य किससे करते हैं, किसके माध्यम से? तो पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से गृह कार्य करते हैं। अगला है कि गृह कार्य दिया जाना चाहिए। क्या ध्यान में रखते? तो गृह कार्य जो है व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए। तो जो गृह कार्य है बच्चों को दिया जाना चाहिए उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर। ये ऐसा नहीं है कि एक समान सबको गृह कार्य दे दिया गया, जो जिनका आईक्यू लेवल बहुत अधिक है या जिनका मीडियम है या जिनका एकदम कम है यानी लो मीडियम में है, तो एक समान अगर गृह कार्य दे दिया जाएगा तो बच्चे नहीं कर पाएंगे। जो जिनका आईक्यू ज़्यादा है वो तो कर लेंगे, जिनका बाकी मीडियम और लोअर लेवल पे हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर उन्हें गृह कार्य दिया जाना चाहिए। अगला देखते हैं कि पाठ्यक्रम विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण है कौन? अध्यापक। कौन है? अध्यापक। यानी कि पाठ्यक्रम का विकास कौन कर सकता है सबसे अच्छे तरीके से? तो अध्यापक कर सकता है, जिससे पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता बढ़ जाएगी। अध्यापक कैसे कर सकता है? क्योंकि अध्यापक ही जानता है कि छात्रों को किस प्रकार के पाठ्यक्रम की आवश्यकता है। क्योंकि जो अध्यापक होता है, अध्यापक छात्रों से क्या करता है? डायरेक्ट क्या करता है? इंटरेक्ट करता है। छात्रों की कमियाँ, उनकी अच्छाइयाँ, उनके जो कमियां होती हैं, जो उनकी अच्छाइयाँ होती हैं, उनका वो बहुत अच्छे से उनके बारे में वो जानता है। इसलिए पाठ्यक्रम विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण अध्यापक होता है। अगला है कि पाठ्यक्रम को वास्तविक कार्यात्मक रूप किस जगह प्रदान किया जाता है? तो पाठ्यक्रम को लागू कहाँ किया जाता है वास्तविक रूप में? तो कक्षा होता है, यानी कि क्लास रूम होती है जहाँ पर पाठ्यक्रम को लागू किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? कक्षा में, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक शिक्षक को अपने शिष्य के अतिरिक्त अन्य किस विषय का ज्ञान होना चाहिए?
एक शिक्षक को अपने शिष्य के अतिरिक्त अन्य किस विषय का ज्ञान होना चाहिए? तो बाल मनोविज्ञान का, यानी कि बालक की मनोदशा कैसी है, यानी बालक चाहता क्या है, उसकी अंदर की कमियां क्या हैं, उनके अंदर की अच्छाइयां क्या हैं, इन सभी के बारे में बाल मनोविज्ञान के अंदर बताया जाता है। तो एक शिक्षक को अपने शिष्य के अतिरिक्त बाल मनोविज्ञान विषय का भी ज्ञान होना चाहिए, जिससे शिक्षण प्रक्रिया क्या हो, प्रभावशाली रूप से वो हो सके। तो बाल मनोविज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्तियों से उतना ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं जितने जीवित मृतकों से। तो यानी कि शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्तियों से उतना ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं जितने जीवित मृतकों से। तो किसने कहा? तो ये अरस्तु ने कहा। किसने? अरस्तु ने कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं, यानी कि कथन है ये, तो ये आप याद रखिए। अच्छे से रिवाइज करते रहिए। इस वीडियो को 2-3 बार आप देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसमें से मैं तो कहता हूँ इसमें से बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में फंसेंगे। और आगे जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी उनको भी आप अच्छे से 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगला आगे देखते हैं, शिक्षा को मनुष्य किस प्रकार मानता है? शिक्षा को मनुष्य किस प्रकार मानता है? तो त्रिनेत्र के रूप में मानता है। किस प्रकार के रूप में? त्रिनेत्र के रूप में मानता है। और सर्वप्रथम बालक को शिक्षा कहाँ से प्राप्त होती है? यानी कि जब बालक बाल्यावस्था में होता है तो उसको शिक्षा कहाँ से प्राप्त होती है? तो परिवार से। यानी कि प्रथम विद्यालय क्या होता है? उसका परिवार होता है। और प्रथम शिक्षक कौन होता है? तो उसकी माँ होती है। इसलिए कि इससे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि बालक को सर्वप्रथम शिक्षा कहाँ से प्राप्त होती है? तो परिवार से। और बालक का सर्वप्रथम विद्यालय कौन सा होता है? पहला विद्यालय, तो वो परिवार होता है। और बालक की जो प्रथम शिक्षक होता है वो कौन होता है? तो उसकी माँ होती है, यानी माँ प्रथम शिक्षक होती है। तो इसका 2-3 क्वेश्चन इस प्रश्न से बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि पाठ्यक्रम को शिक्षा के किस माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया है? पाठ्यक्रम को शिक्षा के किस माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया है? तो औपचारिक रूप में। किस रूप में? तो औपचारिक रूप में स्वीकार किया गया है। अगला है कि करिकुलम शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं, लैटिन और आंग्ल भाषा दिया गया है। तो ये एक जो इजी नोट्स है उसमें कुछ और दिया गया है और जो प्लानर है उसमें कुछ और दिया गया है। तो लेकिन जो सटीक है तो आप लोग इन दोनों में से जो है देख लीजिए, जो भी सही है आपका तो आप उस ऑप्शन को जो है करेक्ट कर लेना कि कि करिकुलम शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो ज़्यादा चांसेस तो लैटिन भाषा के हैं। आंग्ल भाषा भी कहीं कहीं दिया तो आप लोग देख लेना। चांसेस तो हमें लग रहा है लैटिन भाषा के हैं कि करिकुलम शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर है कि पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है? पाठ्यक्रम यानी करिकुलम का अर्थ क्या होता है? दौड़ का मैदान। क्या होता है? दौड़ का मैदान। करिकुलम का अर्थ क्या होता है? दौड़ का मैदान होता है। और पाठ्यक्रम के संकुचित अर्थ में शिक्षा कहाँ नहीं दी जा सकती? पाठ्यक्रम के संकुचित अर्थ में शिक्षा कहाँ नहीं दी जा सकती? तो खेल के मैदान में, यानी खेल के मैदान में पाठ्यक्रम के संकुचित अर्थ में शिक्षा नहीं दी जा सकती। यानी खेल के मैदान में क्या होता है? तो पाठ्यक्रम का कोई संकुचित होने का कोई चांस ही नहीं होता। सबको बराबर क्या मिलता है? अवसर मिलता है, समानता मिलती है और सभी को बराबर नियम और कानून पता होते हैं सबको। वहाँ आप किसी भी प्रकार का कोई भी संकुचित दृष्टिकोण नहीं अपना सकते हैं। तो पाठ्यक्रम के संकुचित अर्थ में खेल के मैदान में शिक्षा नहीं, संकुचित अर्थ में शिक्षा नहीं दी जा सकती खेल के मैदान में। अगला है कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना चाहिए। किसने कहा कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना चाहिए? तो किसने कहा? तो फ्रोबेल ने कहा। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। किसने कहा है? फ्रोबेल ने कहा है कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना चाहिए। अगला है पाठ्यक्रम के आधार हैं। पाठ्यक्रम के आधार कितने हैं? तो 3 प्रकार के आधार होते हैं। कौन कौन से? दार्शनिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार और सामाजिक आधार। तो पाठ्यक्रम के 3 आधार हैं, दार्शनिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार और सामाजिक आधार। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पाठ्यक्रम के आधार हैं, ये आपको पता होने चाहिए। अगला है कि दर्शन और शिक्षा में कैसा संबंध है? अभी हमने पीछे ऊपर देखा है कि देखो दूसरे टाइप से फिर पूछ लिया गया कि दर्शन और शिक्षा में कैसा संबंध होता है। तो वो क्या होता है? कैसा कि एक दूसरे के ये पूरक होते हैं। दर्शन और शिक्षा क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाए कि ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। और दार्शनिक विचारधाराएं हैं कितनी? तो 3 प्रकार की होती हैं। पूछ लिया गया कितनी प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की। और फिर पूछ लिया कि कौन कौन सी होती हैं? तो आप बताएंगे। पहली होती है आदर्शवाद, और दूसरी होती है प्रकृतिवाद, और तीसरी होती है यथार्थवाद। यानी कि आदर्शवादी दार्शनिक विचारधारा, प्रकृतिवादी दार्शनिक विचारधारा और यथार्थवादी दार्शनिक विचारधारा। तो ये 3 जो है दार्शनिक विचारधाराएं होती हैं। आप ये अच्छे से याद रखेंगे, अच्छे से याद कर लीजिए ताकि
आपका गलत ना हो कुछ भी। अगला प्रश्न है कि पाठ्यक्रम के किस आधार में बालक की अवस्थाओं का ज्ञान होता है। पाठ्यक्रम के किस आधार में बालक की अवस्थाओं का ज्ञान होता है, तो वो मनोवैज्ञानिक आधार में। किस आधार में? मनोवैज्ञानिक आधार में। क्या होता है कि पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार में बालक की अवस्थाओं का ज्ञान होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। दोस्तों, आप हमारा सहयोग करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि हम आपके लिए और वीडियोस लाते रहें। अगला है कि वैज्ञानिक आधार के अनुसार विज्ञान का कौन सा अंग नहीं है। वैज्ञानिक आधार के अनुसार विज्ञान का कौन सा अंग नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो सामाजिक विज्ञान। अगर ये सामाजिक विज्ञान नहीं है तो वैज्ञानिक आधार के अनुसार विज्ञान के कौन कौन से अंग होते हैं, तो भौतिक, रसायन और जीव, यानी भौतिक, रसायन और जीव, ये तीन जो हैं वैज्ञानिक आधार के अनुसार विज्ञान के अंग होते हैं। सिर्फ सामाजिक विज्ञान जो होता है वो विज्ञान का अंग नहीं होता है। ये सोशल साइंस होता है, सोशल स्टडीज होता है। अगला है कि प्रच्छन्न पाठ्यचर्या के संदर्भ में क्या कहा गया है। प्रच्छन्न पाठ्यचर्या के संदर्भ में क्या कहा गया है कि इसकी अवधारणा 1968 में प्रस्तुत की गई थी और इसमें अध्यापक के बजाय विद्यालय द्वारा पढ़ाया जाता है। इसमें विषय वस्तु को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता है। तो प्रच्छन्न पाठ्यचर्या 1968 में प्रस्तुत की गई। इसमें पाठ्यक्रम अध्यापक के बजाय विद्यालय द्वारा पढ़ाया जाता है और इसमें कहा गया कि इसमें विषय वस्तु को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता है। ये प्रच्छन्न पाठ्यचर्या के संदर्भ में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि पाठ्य सामग्री क्रियाओं से तात्पर्य है क्या। पाठ्य सामग्री क्रियाओं से तात्पर्य क्या तात्पर्य है कि पाठ्य सामग्रियाँ क्या करती हैं, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए होती हैं, छात्रों को आसानी से समझने के लिए होती हैं और अध्यापक द्वारा सहज अनुक्रिया करने के रूप में पाठ्य सामग्री क्रियाएं होती हैं। तो पाठ्य सामग्री क्रियाओं से तात्पर्य है कि शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को आसानी से समझने के लिए, अध्यापक द्वारा सहज अनुक्रिया करने के रूप में। तो ये तीनों क्या हैं, सही हो जाएगा। अगला है कि बालक का सर्वांगीण विकास किसके द्वारा संभव है। किसके द्वारा, तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा। तो बालक का सर्वांगीण विकास किसके द्वारा संभव है, तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा संभव है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम के बारे में यहाँ कहा गया है, पाठ्यक्रम के बारे में क्या कहा गया है कि पाठ्यक्रम के बारे में कहा गया है कि इसका स्वरूप जो होता है व्यापक होता है। कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपको, तो हमने यहाँ बहुत अच्छे से कलेक्ट करके रखा है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको कुछ भी पूछ लिया जाए आप उसमें से करेक्ट आंसर को ही टिक करें। तो पाठ्यक्रम के बारे में कहा गया कि इसका स्वरूप जो होता है वो व्यापक होता है और पाठ्यक्रम का निर्माण अध्यापक स्वयं करता है और इसमें ज्ञानात्मक कौशल और भावनात्मक क्रियाओं का बोध होता है। पाठ्यक्रम में क्या होता है कि ज्ञानात्मक कौशल और भावनात्मक क्रियाओं का बोध होता है और इसका निर्माण अध्यापक स्वयं करता है और इसका स्वरूप व्यापक होता है। यानी कि इसमें 4-5 क्वेश्चन जो हमने एक ही प्रश्न में कवर कर लिए हैं। तो इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। इस वीडियो को 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपके जो है तैयार हो जाएंगे। अगला है कि कोर या मूल पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं। कोर या मूल पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, तो क्या समझते हैं, तो इसमें क्या होता है कोर पाठ्यक्रम, इसमें बालक स्वतंत्र होता है, यानी कि वो बालक कुछ भी पढ़ने के लिए स्वतंत्र होता है। अगला है कि इसमें बालक ऐच्छिक विषयों का चुनाव कर सकता है। इसमें बालक ऐच्छिक विषयों मतलब अगर कोई भी साइंस, कॉमर्स, मैथ, इंग्लिश कुछ भी पढ़ना चाहता है, व्यावसायिक सब्जेक्ट, तो वो कुछ भी पढ़ सकता है। यानी कि कोर पाठ्यक्रम में ऐच्छिक विषयों का चुनाव बालक कर सकता है। और ये जो कोर पाठ्यक्रम है या मूल पाठ्यक्रम है, ये सबसे पहले किसकी देन है, तो अमेरिका की देन है। अमेरिका ने इसको लागू किया था कि एक स्टूडेंट जो है, एक छात्र जो है, वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है, वो स्वतंत्र होता है। तो ये कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत 3 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। इससे भी कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो हमने कई सारे प्रश्नों को एक ही प्रश्न में समाहित कर दिया ताकि आपको बार बार जो है रिवाइज मतलब करते रहना चाहिए, जिससे आपका 2-3 क्वेश्चन हम अलग अलग नहीं बना रहे हैं, एक क्वेश्चन में बहुत सारे प्रश्न कवर कर ले रहे हैं। अगला है कि कोर या मूल पाठ्यक्रम है क्या, यह बालक केंद्रित होने के कारण पूर्णतः क्या है, मनोवैज्ञानिक है। इसमें बालक का समय निश्चित होता है, यह प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर तक सीमित है। और यहाँ आगे कुछ और दिया है कि कोर या मूल पाठ्यक्रम क्या है, यह बालक केंद्रित होने के कारण पूर्णतः क्या है, मनोवैज्ञानिक है। इसमें क्या है, बालक का समय निश्चित होता है और यह प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर तक सीमित है। तो ये यानी 64 और 65 ये दोनों एक ही टाइप से जुड़े हुए हैं। तो इनको आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपके बहुत सारे प्रश्न इस टॉपिक से अगर पूछा गया कोर पाठ्यक्रम से तो बहुत सारे कवर हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि
दिया है सत्यम शिवम सुंदरम, इसकी चर्चा कहाँ की गई है? सत्यम शिवम सुंदरम की चर्चा कहाँ की गई? आपने इसको सुना होगा सत्यम शिवम सुंदरम। तो इसकी चर्चा कहाँ की गई? तो आदर्शवाद में की गई, आइडियलिज्म में की गई है। कहाँ की गई? तो आदर्शवाद में चर्चा की गई। किसकी? सत्यम शिवम सुंदरम की चर्चा की गई है। आगे शैक्षिक उद्देश्यों के स्रोत हैं। शैक्षिक उद्देश्यों के स्रोत हैं क्या? समाज, ज्ञान और व्यक्ति। यानी शैक्षिक उद्देश्यों के स्रोत तीन होते हैं। कौन से? तीन होते हैं। कौन से? समाज, ज्ञान और व्यक्ति। ये तीन जो है शैक्षिक उद्देश्यों के स्रोत होते हैं। अगला है कि औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट करता है। कौन? उसका प्रतिमान। प्रतिमान जो होता है वो औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में क्या करता है? अंतर स्पष्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों आपके लिए बहुत ही मेहनत से हम वीडियो बना रहे हैं, ये क्वेश्चन कलेक्ट करके बना के आपके लिए तैयार कर रहे हैं। तो आप लोग बहुत सहयोग कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को बार बार रिवाइज करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। दिया है 68 नंबर है कि मूल्यांकन कार्यक्रम की विशेषताएं हैं वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और व्यावहारिकता। ये तीन जो है मूल्यांकन कार्यक्रम की विशेषताएं हैं। इसी से दो तीन प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन में दे दिया गया वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, व्यावहारिकता, या कोई और दे दिया गया। तो आप जो है ये तीन जो होती हैं तो ये मूल्यांकन कार्यक्रम की विशेषताएं होती हैं, जिनमें वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और व्यावहारिकता, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं। अगला है कि शैक्षिक उद्देश्यों के प्रकार होते हैं कितने? तो दो प्रकार होते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। कौन से? सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। ये दो उद्देश्य होते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। पूछ लिया गया कितने होते हैं शैक्षिक उद्देश्यों के प्रकार? तो दो होते हैं। कौन से? सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आगे बढ़ते हैं कि पाठ्यक्रम के सोपान हैं। पाठ्यक्रम के सोपान हैं कितने होते हैं? पाठ्यक्रम सोपान तो तीन होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, अधिगम अनुभवों का चयन, अंतर्वस्तु का चयन। तो ये पाठ्यक्रम के सोपान है, तीन होते हैं। पहला होता है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, दूसरा है अधिगम अनुभवों का चयन और अंतर्वस्तु का चयन। ये तीन पाठ्यक्रम के सोपान हैं। आगे पाठ्यवस्तु है। पाठ्यवस्तु क्या है? पाठ्यक्रम का एक भाग है। इसमें सैद्धांतिक ज्ञान का स्वरूप होता है। इसका निर्माण शिक्षाविद करते हैं। यानी पाठ्यवस्तु का निर्माण शिक्षाविद करते हैं और पाठ्यक्रम का निर्माण अध्यापक स्वयं करता है। तो आप इसको समझ लेना कि जो पाठ्यवस्तु है पाठ्यक्रम का ही एक भाग है और इसमें सैद्धांतिक ज्ञान का स्वरूप होता है और इसका निर्माण शिक्षाविद करते हैं। ये इसका करेक्ट, इसे ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसका उत्तर ये हो जाएंगे। अगला है कि शिक्षण की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? तो शिक्षण की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। ये दो प्रकार की शिक्षण की प्रकृति होनी चाहिए, यानी कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। कैसी होनी चाहिए? तो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रकृति होनी चाहिए। अगला है कि शिक्षण की त्रिपक्षीय प्रक्रिया में शामिल हैं। कौन से त्रिपक्षीय प्रक्रिया में? संकेत एवं चिन्ह, भाषा विज्ञान प्रक्रिया और शिक्षण का तर्क। अगर पूछ लिया कि शिक्षण की त्रिपक्षीय प्रक्रिया में शामिल होते हैं कौन कौन से, तो आप बताएंगे संकेत एवं चिन्ह शामिल होते हैं, भाषा विज्ञान प्रक्रिया होती है और शिक्षण का तर्क होता है। तो ये त्रिपक्षीय प्रक्रिया में शामिल होते हैं। ये तीनों क्या है? सही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके उत्तर हो जाएंगे। और शिक्षण के चर हैं कौन से? शिक्षक, छात्र और पाठ्यवस्तु। ये शिक्षण के तीन चर होते हैं। कौन से? शिक्षक, छात्र और पाठ्यवस्तु, ये शिक्षण के चर होते हैं। अगला कौन सी? इनमें शिक्षण के चरों में शिक्षक का स्थान क्या है? तो शिक्षण के चरों में शिक्षक का स्थान क्या होता है? तो शिक्षक जो होता है वो एक स्वतंत्र चर होता है। हमने पहले बात की है कि शिक्षक जो होता है वो एक स्वतंत्र चर होता है और जो छात्र होता है वो एक आश्रित चर होता है। किस पर आश्रित होता है? तो शिक्षक के ऊपर आश्रित होता है। तो शिक्षक का स्वतंत्र होना आवश्यक और छात्र का आश्रित होना बहुत ही आवश्यक है एक प्रभावशाली शिक्षण के लिए। आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर प्रश्न है कि शिक्षण के चरों की उपमा किसके समान मानी गई है? शिक्षण के चरणों की उपमा किसके समान मानी गई है? तो चिकित्सक के समान। किसके समान? चिकित्सक के समान मानी गई है। आगे बढ़ते हैं कि दिया है 77 नंबर के मूल्यांकन कार्य में शिक्षार्थी को कौन सी क्रियाएं करनी होती हैं? मूल्यांकन कार्य में शिक्षार्थी को कौन सी क्रियाएं करनी होती हैं? निदान, उपचार और मूल्यांकन। ये तीन क्रियाएं करनी होती हैं। कौन सी? निदान, उपचार और मूल्यांकन। अगला है प्रभावशाली शिक्षक के कौन से गुण होने चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रभावशाली शिक्षक के कौन से गुण होने चाहिए? पहला योग्यता, दूसरा कुशलता और तीसरा उपलब्धियां, ये होनी चाहिए। और इसमें चौथा ऑप्शन कुछ और दे दिया जाएगा तो आप बताएंगे ये तीनों क्या हैं? सही हैं, जिनमें से शामिल हैं
शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की कुशलता और शिक्षक की उपलब्धियां, ये 3 गुण जो हैं प्रभावशाली शिक्षक में होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि गृह कार्य की विशेषताएं हैं। कौन सी? गृह कार्य की कौन सी विशेषताएं होती हैं? यानी ये क्या करता है? छात्रों में आत्मविश्वास विकसित करने में सहायक होता है। मूल्यांकन से छात्रों को पुनर्बलन मिलता है, यानी गृह कार्य के मूल्यांकन से छात्रों को पुनर्बलन मिलता है। और गृह कार्य शिक्षक व छात्र में निकट संपर्क स्थापित करता है। गृह कार्य से क्या होता है? शिक्षक व छात्र में क्या होता है? निकटता स्थापित होती है, निकट संपर्क स्थापित होता है, जिससे क्या होता है? शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली बनती है और बच्चा क्या होता है? उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और उसमें पुनर्बलन बढ़ता है, पुनर्बलन मिलता है उसको। आगे बढ़ते हैं कि पाठ्यक्रम विकास का महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण है कौन? तो अध्यापक होता है। कौन होता है? अध्यापक होता है। आगे है कि अलेक्जेंडर के अनुसार पाठ्यक्रम के प्रकार हैं। अब पूछ लिया गया है कि अलेक्जेंडर के अनुसार पाठ्यक्रम के कितने प्रकार हैं, तो आप बताएंगे 2 प्रकार हैं। फिर पूछेगा कि कौन से हैं, कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे नियोजित पाठ्यक्रम और क्रियान्वित पाठ्यक्रम। अलेक्जेंडर ने बताया कि 2 होते हैं, कौन कौन से? नियोजित पाठ्यक्रम और क्रियान्वित पाठ्यक्रम, ये 2 प्रकार के होते हैं। किसके अनुसार? अलेक्जेंडर के अनुसार। आगे बढ़ते हैं कि दिया है द टीचिंग इन करिकुलम मेकिंग। द टीचिंग इन करिकुलम मेकिंग नामक पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है? तो जॉनसन ने लिखी है। कौन सी पुस्तक? द टीचिंग इन करिकुलम मेकिंग। ये आप याद कर लेंगे कि द टीचिंग इन करिकुलम नामक मेकिंग पुस्तक किसने लिखी है, तो आप लिख बताएंगे जॉनसन ने लिखी है ये द टीचिंग इन करिकुलम मेकिंग नामक पुस्तक। आगे है कि पाठ्यक्रम विकास में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है, तो शिक्षक जो पाठ्यक्रम का विकास होता है उसमें शिक्षक कैसा की भूमिका क्या होती है, तो वो प्रत्यक्ष होती है, यानी कि वो प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से पाठ्यक्रम विकास में शामिल होता है। आगे है कि एक शिक्षक के लिए शिक्षण प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। एक शिक्षक के लिए शिक्षण प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? तो पहला, उद्देश्य निर्धारित हो, शिक्षण पद्धति निर्धारित हो, मूल्यांकन और फीडबैक। तो यानी कि कैसी होनी चाहिए? उद्देश्य, शिक्षण प्रक्रिया और शिक्षण पद्धति या मूल्यांकन और फीडबैक। तो ऐसे एक सीरियल नंबर होना चाहिए, ऐसे सीरियल से शिक्षण प्रक्रिया होनी चाहिए। अगला है कि पाठ्यक्रम विकास का अर्थ है क्या है, कि पाठ्यक्रम विकास का अर्थ क्या है, कि यह एक सतत प्रक्रिया है। पाठ्यक्रम विकास क्या है? एक सतत प्रक्रिया है। यानी पाठ्यक्रम में हमेशा क्या होते? चेंजेस होते रहते हैं, समय और परिस्थितियों के अनुसार चेंजेस होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं, उनमें नवीन पद्धतियों को शामिल किया जाता रहता है। इसलिए पाठ्यक्रम क्या है? एक सतत प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। दिया है पाठ्यक्रम विकास में पुस्तकालय का योगदान है। पाठ्यक्रम विकास में पुस्तकालय का योगदान है। क्या योगदान है? कि पुस्तकालय में अध्ययन करके छात्र अपने ज्ञान के साथ साथ अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाता है। दूसरा दिया है कि कक्ष में पाठ्यक्रम विकास की बाधाओं को दूर करने में सहायक करता है। और तीसरा है कि शिक्षक और छात्रों के बीच निकटता का भाव उत्पन्न होता है। कौन, कैसे? पाठ्यक्रम विकास में पुस्तकालय का योगदान होता है। ये 3 जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि पुस्तकालय का योगदान क्या है पाठ्यक्रम विकास में, तो ये तीनों इसके योगदान हैं। आगे है कि बढ़ते हैं कि पाठ्यक्रम के सिद्धांत होते हैं कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के होते हैं। पाठ्यक्रम के सिद्धांत कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला होता है लचीलेपन का सिद्धांत, दूसरा है सहसंबंध का सिद्धांत और तीसरा होता है विकास की सतत प्रक्रिया का सिद्धांत। पूछ लिया गया पाठ्यक्रम के कितने सिद्धांत होते हैं, तो आप बताएंगे 3। कौन कौन से? तो लचीलेपन का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत और विकास की सतत प्रक्रिया का सिद्धांत होती है। ये पाठ्यक्रम के इंपॉर्टेंट सिद्धांत होते हैं। फिर अगला है कि पाठ्यक्रम के प्रकार होते हैं कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं पाठ्यक्रम। कौन कौन से? तो छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम और अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। कितने होते हैं? तो 4 प्रकार के छात्र केंद्रित, क्रिया केंद्रित, विषय केंद्रित और अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम होते हैं। ये पाठ्यक्रम के प्रकार होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे अच्छे से याद कर लीजिए, तैयार रखना। आगे है कि किस पाठ्यक्रम के आधार पर मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति, योजना पद्धति का विकास हुआ। किस पाठ्यक्रम के आधार पर? तो छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम के आधार पर। तो छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम के आधार पर क्या क्या विकास हुआ? किसका? मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति और योजना पद्धति का विकास हुआ। आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का उद्देश्य है क्या? विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है? यह परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर बल देता है। जो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होता है वो क्या होता है कि उत्तीर्ण होने पर, परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर बल देता है। और यह क्या करता है? पाठ्यक्रम रटने की प्रवृत्ति पर जोर देता है। जो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होता है वो रटने पर जोर देता है, ना कि विज्ञान की खोज पर। अगला है कि यह क्या होता है? ये कठोर भी होता है, बहुत बोरिंग भी होता है बच्चों के लिए। जो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होता है क्या होता है? ये कठोर भी होता है। तो ये 3 पॉइंट जो हैं विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के उद्देश्य हैं कि यह
परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर बल देता है, या पाठ्यक्रम की रटने की प्रवृत्ति पर जोर देता है, ना कि विज्ञान की खोज पर, और यह कठोर होता है। अगला प्रश्न है 91 नंबर है, 91 है कि पाठ्यचर्या एक ऐसा क्रम है जो किसी व्यक्ति को गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए तय करना पड़ता है। पाठ्यचर्या एक ऐसा क्रम है जो किसी व्यक्ति को गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए तय करना पड़ता है। यह कथन है, किसका कथन है? तो ये कथन ब्रूवेकर का है। किसका कथन है? ब्रूवेकर का। ब्रूवेकर ने क्या कहा कि पाठ्यचर्या एक ऐसा क्रम है जो किसी व्यक्ति को गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए तय करना पड़ता है। ब्रूवेकर का, आप इसे याद कर लेंगे, और इन जो कि जिसका कथन है ये भी आप याद कर लेंगे कि ये ब्रूवेकर ने कहा है। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिन अध्ययन परिस्थितियों की क्रमिक रूपरेखा बनाई जाती है उसे पाठ्यचर्या कहा जाता है। क्या कहा गया है कि शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिन अध्ययन परिस्थितियों की क्रमिक रूपरेखा बनाई जाती है उसे पाठ्यचर्या कहा जाता है। यह कथन है किसका? तो रॉबर्ट यूलिच का। रॉबर्ट यूलिच ने कहा कि शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिन अध्ययन परिस्थितियों की क्रमिक रूपरेखा बनाई जाती है उसे पाठ्यचर्या कहा जाता है। आप इसे याद कर लेंगे अच्छे से कि ये रॉबर्ट यूलिच ने कहा है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि 93 नंबर प्रश्न है कि पाठ्यचर्या वह सामग्री है जिसके द्वारा बच्चा अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल ढालता है जिसमें वह अपना दैनिक कार्य व्यवहार करता है तथा जिसमें उसकी भविष्य की योजनाएं तथा क्रियाशीलता निहित हैं। ये किसने कहा? तो केजी सैयदन ने कहा। किसने? केजी सैयदन ने कहा है। क्या कहा है कि पाठ्यचर्या वह सामग्री है जिसके द्वारा बच्चा अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल ढालता है जिसमें वह अपना दैनिक कार्य व्यवहार करता है तथा जिसमें उसकी भविष्य की योजनाएं तथा क्रियाशीलता निहित होती हैं। किसने कहा? केजी सैयदन ने। आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। और आगे नेक्स्ट परिभाषा दी है कि पाठ्यचर्या 94 नंबर दिया है कि पाठ्यचर्या कलाकार यानी कि शिक्षक का वह साधन है। पाठ्यचर्या कलाकार मतलब शिक्षक, कलाकार मतलब शिक्षक का वह साधन है जिसमें कि वह पदार्थ मतलब शिष्य को अपने आदर्श मतलब उद्देश्य के अनुसार अपनी चित्रशाला यानी कि विद्यालय में चित्रित कर सके। कहा गया कि पाठ्यचर्या कलाकार का वह साधन है जिसमें कि वह पदार्थ को अपने आदर्श के अनुसार अपनी चित्रशाला में चित्रित कर सके। ये किस विद्वान ने परिभाषा दी है? यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो ये परिभाषा कनिंघम की है। किसकी है? कनिंघम की। कनिंघम ने क्या कहा कि पाठ्यचर्या कलाकार का वह साधन है जिसमें कि वह पदार्थ को अपने आदर्श के अनुसार अपनी चित्रशाला में चित्रित कर सके। तो यहाँ पर कलाकार शिक्षक को कहा गया है, पदार्थ शिष्य को कहा गया है, आदर्श जो है उसके उद्देश्य को कहा गया है, चित्रशाला विद्यालय को कहा गया है। तो किसने कहा? तो ये कनिंघम ने कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, 95 नंबर है कि विद्यालयी पाठ्यचर्या समाज की परंपराओं, पर्यावरण एवं आदर्शों की प्रतीक छाया है। विद्यालयी पाठ्यचर्या समाज की परंपराओं, पर्यावरण, आदर्शों की प्रतीक छाया है। यह कथन है, किसका कथन है? किसने कहा है? तो डंकन प्रीजिल ने कहा है। किसने? डंकन प्रीजिल ने कहा है कि विद्यालयी पाठ्यचर्या समाज की परंपराओं, पर्यावरण एवं आदर्शों की प्रतीक छाया है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवाइज करते रहिए ताकि बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो सके। आगे बढ़ते हैं कि शैक्षिक समाज विज्ञान नामक पुस्तक किसने लिखी? शैक्षिक समाज विज्ञान नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी? तो फ्रांसिस जे ब्राउन ने लिखी है। किसने लिखी? फ्रांसिस जे ब्राउन ने। शैक्षिक समाज विज्ञान नामक पुस्तक किसने लिखी? फ्रांसिस जे ब्राउन ने लिखी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, विद्यालय व्यवस्था का मूलाधार क्या है? विद्यालय व्यवस्था का मूलाधार क्या होता है? तो उसकी पाठ्यचर्या उसका मूलाधार होती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का अन्य नाम क्या है? तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का अन्य नाम क्या होता है? छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम। क्या होता है? छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का अन्य नाम छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम होता है। अगला है कि पाठ्यक्रम विकास के सोपान हैं। पाठ्यक्रम विकास के सोपान यानी पाठ्यक्रम के विकास कैसे कैसे किन चरणों में होता है? तो पहला उसका उद्देश्य निर्धारित किया जाता है, फिर मूल्यांकन, फिर पृष्ठ पोषण किया जाता है। तो पाठ्यक्रम विकास के सोपान कितने हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन से? तो उद्देश्य होता है, मूल्यांकन होता है और पृष्ठ पोषण होता है। तो ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने जो है इसका जो बीएड सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर है उसका एक मॉडल पेपर देखा, और मॉडल पेपर के इम्पॉर्टेंट जो है
प्रश्न थे, जो 100 प्रश्न थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं तो नेक्स्ट भी हम आपके लिए मॉडल पेपर लाएंगे आपके लिए। इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वैसे भी हम आपके लिए जो है जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, महत्वपूर्ण कथन हैं और महत्वपूर्ण जो पुस्तक दी हैं, किताबें दी हैं कि इनके लेखक कौन हैं, तो वो हम आपके लिए वीडियो लाने वाले हैं सेकंड पेपर से रिलेटेड। तो आप इसके बाद हमारे साथ बने रहिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।